नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 28 नवंबर पहुंचेंगे तो लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी का दौरा वो करेंगे और मुख्य सचिव ने तैयारियों को लेकर बैठक की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 28 नवंबर को गृह मंत्री अमित शाह मसूरी के दौरे पर रहेंगे, जहां लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी का दौरा वो करने वाले हैं। गृह मंत्री अमित शाह के आगमन को लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं। मुख्य सचिव ने तैयारियों को लेकर बैठक की है। बड़ी खबर, तो गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड पहुंचेंगे। उत्तराखंड के मसूरी वो जाएंगे। 28 नवंबर को उत्तराखंड के मसूरी पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह, जहां उनके दौरे को लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं। तो बताया जा रहा है कि लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी का दौरा गृह मंत्री अमित शाह करने वाले हैं। अमित शाह के आगमन को लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं। मुख्य सचिव ने तैयारियों को लेकर बैठक भी की और जरूरी दिशा निर्देश दिए। तो 28 नवंबर को गृह मंत्री अमित शाह का उत्तराखंड का दौरा रहेगा। मसूरी वो पहुंचेंगे। मसूरी पहुंचकर लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी का दौरा करते हुए दिखाई पड़ेंगे। गृह मंत्री अमित शाह के आगमन को लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं। मुख्य सचिव ने तैयारियों को लेकर महत्वपूर्ण बैठक भी की, जिसमें ज़रूरी दिशा निर्देश भी गृह मंत्री के आगमन को लेकर दिए गए और किसी भी तरह की कोताही न बरती जाए, ये निर्देश भी मुख्य सचिव की तरफ से दिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड के दौरे पर रहने वाले हैं। 28 नवंबर गृह मंत्री का उत्तराखंड का दौरा रहेगा, जहां वो मसूरी पहुंचेंगे। मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी का दौरा करते हुए दिखाई पड़ेंगे। उनके आगमन को लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं। मुख्य सचिव ने तैयारियों को लेकर महत्वपूर्ण बैठक भी की है। बैठक में तमाम ज़रूरी दिशा निर्देश दिए गए, किसी तरह की कोई कोताही न बरती जाए, चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था हो, इस बाबत ये महत्वपूर्ण बैठक मुख्य सचिव ने और ज़रूरी दिशा निर्देश दिए। खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश खनेडा हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरीश, 28 नवंबर को मसूरी गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे। लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी का दौरा वो करने वाले हैं। क्या कुछ तैयारियां वहां पर देखने को मिल रही हैं और तैयारियों को लेकर मुख्य सचिव ने जो बैठक की है उसमें क्या कुछ निकल कर? देखिए शायद जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनका दौरा उत्तराखंड में और 28 तारीख को उन्हें उत्तराखंड के मसूरी पहुंचना है। मसूरी में लबासना का वो दौरा करेंगे और बैठक भी यहाँ पर लेंगे। इसके साथ ही मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की तरफ से सभी अधिकारियों के संबंधित जो अधिकारी हैं उनके साथ यहाँ पर बैठक की गई और बैठक में उनकी तमाम व्यवस्थाओं को लेकर के महत्वपूर्ण बैठक यहाँ पर की गई। बैठक में कई महत्वपूर्ण बातें भी रखी गई हैं कि किस तरह से रूट इसमें तय होना है और किस तरह की सुरक्षा वहाँ पर दी जानी है। तो इन सभी चीजों को लेकर के इसमें पुलिस और जो जिला प्रशासन उनके साथ बैठक हुई है। जी हरीश, वहीं काफ़ी महत्वपूर्ण ये दौरा माना जा सकता है। मसूरी गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं और जिस तरीके से तैयारियां हो रही हैं, जिस तरीके से मुख्य सचिव ने ये बैठक यहाँ पर ली, ज़रूरी दिशा निर्देश देते हुए नजर आए, तो इस दौरे को काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर माना जा सकता है। और क्या कुछ खास रहने वाला है? लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे, इसके अलावा भी क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं गृह मंत्री के? देखिए, बहरहाल जो कार्यक्रम है वो मसूरी लबासना में है। लाल बहादुर शास्त्री जो अकेडमी है जहाँ पर आईएएसओ की ट्रेनिंग होती है, तो वहाँ पर पहुंचने का दौरा है और मसूरी में लबासना में एक बैठक उनके द्वारा ली जानी है, निरीक्षण यहाँ पर किया जाना है और ये कार्यक्रम अभी तक हुआ है, लेकिन अभी जो मिनट जो कार्यक्रम है वो हम तक नहीं पहुंचा है। लेकिन इसको लेकर के जो प्रशासन की तरफ से प्रशासनिक तौर पर सभी तैयारियां की जा रही हैं। सीधे तौर पर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने यहाँ पर महत्वपूर्ण अधिकारियों के साथ बैठक की है, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर से लेकर के तमाम जो प्रशासनिक चीजें हैं वो यहाँ पर रखी गई हैं। किस तरह से प्रोटोकॉल को यहाँ पर फॉलो किया जाए, इसको लेकर के बैठक यहाँ पर हुई है और बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सुरक्षा से लेकर के तमाम किसी भी चीज में कोई चूक न हो, क्योंकि यहाँ पर जो दौरा है वो अमित शाह का होने वाला है। तो इसको लेकर के सभी तैयारियां हो रही हैं और जहां पर खामियां होंगी उसे जल्द पूरा किया जाएगा और 28 तारीख को उनका जो दौरा है वो यहाँ पर होना है और
उसके बाद उनकी वापसी दिल्ली की लिए। बिल्कुल, और हरीश, साफ तौर पर जाहिर है कि केंद्रीय गृह मंत्री पहुंच रहे हैं तो तमाम तैयारी नजर आ रही होंगी। बहरहाल, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। भू कानून का उल्लंघन करने पर उत्तराखंड सरकार सख्त नजर आ रही है। सरकार ने स्थानीय लोगों को सावधान किया है। कहा है कि बाहरी लोगों को जमीन बेची तो कार्रवाई यहां पर की जाएगी। तो भू कानून पर उत्तराखंड सरकार पूरी तरह से सख्ती बरतती हुई नजर आ रही है। सरकार ने स्थानीय लोगों को सावधान किया है। सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि बाहरी लोगों को जमीन बेची, कार्रवाई यहां पर। लगातार उत्तराखंड में भू कानून को लेकर एक तरफ जहां आंदोलन देखने को मिल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ सरकार भी सख्त रवैया अपनाए हुए है। सरकार ने स्थानीय लोगों को सावधान किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बाहरी लोगों को जमीन बेची तो कार्रवाई की जाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बाहरी लोगों को जमीन बेचने पर कार्रवाई होगी, ये चेतावनी सरकार की तरफ दी गई है। भू कानून को लेकर उत्तराखंड सरकार सख्ती बरते हुए है। भू कानून का उल्लंघन करने पर सरकार का सख्त रवैया यहां पर सामने आया है। उन्होंने कहा कि बाहरी लोगों को जमीन बेची, सख्त कार्रवाई की जाएगी। खबर आपको बता रहे हैं। कानून उन पर उत्तराखंड सरकार सख्त होती रही है। इसके साथ स्थानीय निवासियों में कहा गया है कि बाहरी लोगों को जमीन बेची तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एक कानून की मांग समय समय पर उत्तराखंड में उठती रही है। कई आंदोलन भी हमने देखे। अभी भी भू कानून को लेकर आंदोलन यहाँ पर किया जा रहा है। सरकार भी सख्त रवैया अपनाती हुई नजर आ रही है। सरकार ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर किसी भी स्थानीय निवासी ने बाहरियों को जमीन के खिलाफ त्वरित सख्त कार्रवाई होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड में भू कानून को लेकर सरकार की सख्ती दिखाई पड़ रही है। भू कानून का उल्लंघन करने पर निर्देश यहां पर दिए गए हैं। चेतावनी है। कहा गया है सरकार की तरफ से अगर वो जमीन तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। बड़ी खबर। ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी हरीश खनेडा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कानून को लेकर समय समय देखे हैं, अभी भू कानून को लेकर आंदोलन यहां पर देखने को मिल रहा है उत्तराखंड में। दूसरी तरफ सरकार की बात करें तो भू कानून उल्लंघन सख्त रवैया अपनाती हुई सरकार नजर आ रही है। बाहरियों को जमीन बेचने पर कार्रवाई के निर्देश यहां पर सरकार की तरफ से दिए गए हैं। क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? बिल्कुल साहिल, आपने बिल्कुल सही कहा कि तमाम जगहों पर इस तरह के जो प्रदर्शन हैं भू कानून को लेकर के वो लगातार देखते आए हैं। और इसके अलावा पहले भी कई बार कई संगठनों के द्वारा भू कानून को लेकर उठाए। अगर बात करें तो सरकार की तरफ से भी अभी जो गैरसैंण है बरारीसैंण में विधानसभा में बैठक की गई थी, जिसमें भू कानून को लेकर के, जमीन को लेकर के यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बैठक की गई थी। और उसमें कहीं भी जो बाहरी व्यक्ति हैं उनको अगर जमीन खरीदने या बेचने को लेकर के उन जो व्यक्ति होंगे, जो यहाँ के मूल निवासी होंगे, बाहर के लोगों को, बाहरी लोगों को अगर जमीन देते हैं तो उनके ऊपर भी कार्यवाही होगी। कहीं न कहीं ये कदम जो है वो भू कानून की तरफ बढ़ रहे हैं सरकार के। और ऐसा माना जाए कि कहीं न कहीं सरकार भी सख्त नजर आ रही है। मुख्यमंत्री धामी की अगर बात करें तो उन्होंने साफ निर्देश दिए हैं कि कोई भी बाहरी व्यक्ति होगा उसको यहाँ पर जमीन नहीं दी जाएगी और नहीं खरीदा जाएगा। और क्योंकि के द्वारा यहाँ पर कई बार इस तरह की आवाजें उठाई जाती, और यही नहीं बल्कि सरकार ने एक दूसरी तरफ ये भी की, अगर जो व्यक्ति हैं जिसने पहले ही यहाँ पे जमीनें खरीदी होंगी और उन पर वो किस नियोजन के द्वारा, किस परियोजन से वो जमीनें खरीदी, वाकई में वो काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, अगर उसमें वो चीजें नहीं तय हो रही होंगी, उसकी जो संपत्ति है उसे जब्त भी किया जा सकता है। तो कहीं न कहीं सरकार
के जो मुखिया हैं पुष्कर सिंह धामी बहुत सख्त नजर आ रहे हैं भू कानून को लेकर के। और सरकार का मानना है कि कोई भी जो यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो स्थायी और अस्थायी लोग हैं, तो उनके साथ किसी तरह का कोई खिलवाड़ न हो। और जिस तरह से तमाम पहाड़ी क्षेत्रों में, तमाम मैदानी क्षेत्रों में बहुत ज्यादा जो जमीन का खरीद फरोख्त हो रहा है, उस पर भी कुछ लगाने की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है। जी बिल्कुल हरीश, और जिस तरीके से हम आंदोलनों का जिक्र कर रहे थे, क्योंकि हमने देखा है कि कई बार समय समय पर उत्तराखंड में भू कानून की मांग उठती रही है। आंदोलनकारी जो हैं वो लगातार प्रदर्शन भी करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी भी कुछ आंदोलन यहाँ पर सक्रिय हैं। भू कानून को लगातार मांग की जा रही है कि कोई कड़ा पर भू कानून को लेकर सरकार उठाए और वो यहाँ के निवासियों के फेवर में हो, क्योंकि ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि सरकार कहीं ऐसा ना हो कि कोई ऐसा कानून लेकर सामने आए जिससे कि जो बाहरी हैं उनको भी यहाँ पर फ़ायदा मिल जाए। इसको लेकर भी लगातार आंदोलन किया जा रहा है। इस आंदोलन के मद्देनज़र सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं और जो आंदोलनकारी हैं उनका क्या कुछ कहना है? देखिए, आंदोलनकारियों का सिर्फ एक ही मकसद था कि प्रदेश में भू कानून लागू हो और भू कानून पर सभी को इसका फायदा मिल सके। हाँ। और कहीं न कहीं जो सरकार है, सरकार अब इस तरफ कदम बढ़ा रही है कि प्रदेश में एक भू कानून लागू हो। और जिस तरह से तमाम संगठनों की जो मांग रही है, तमाम आंदोलनकारियों की मांग रही हैं, क्योंकि अगर शायद हम पूरा इतिहास में अगर जाएं तो उत्तराखंड का जो यहाँ पर गठन का विषय रहा है, इसी बात को लेकर के रहा है कि यहाँ के जो लोग हैं पहाड़ी क्षेत्रों को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचे, यहाँ तक विकास हो पाए और लोगों को हर एक सुविधा यहाँ पर दी जाए। लेकिन अब अगर हम बात करें तो तमाम जगहों पर, चाहे वो मसूरी हो, चाहे वो धनौल्टी का एरिया हो, चाहे वो नैनबाग का क्षेत्र हो, चाहे वो चमोली का क्षेत्र हो, या हम गैरसैंण की बात करें या फिर हम कुमाऊं रीजन की बात करें, तो जो बाहरी व्यक्ति है उन्होंने अलग अलग परिजन से यहाँ पर जमीनें खरीदी हैं। और इसी को लेकर के सरकार अब सख्त नजर आ रही है कि अगर कोई भी व्यक्ति अब जमीन किसी को बेचता है यहाँ का मूल निवासी, तो उस पर भी कार्यवाही की जाएगी। ठीक है हरीश, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड को आपदा मद में केंद्र से 139 करोड़ मिले, तो मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का आभार जताया है। सिविल डिफेंस प्रशिक्षण के लिए भी धनराशि यहां पर मिली है। उत्तराखंड को आपदा मद में केंद्र से 139 करोड़ यहां पर मिले हैं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सिविल डिफेंस प्रशिक्षण के लिए भी धनराशि यहां पर उत्तराखंड को मिली है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश कनेडा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हरीश, उत्तराखंड को आपदा मद में केंद्र की तरफ से 139 करोड़ रुपए की धनराशि यहां पर मिली है, जिसका आभार जताते हुए भी पुष्कर सिंह धामी नजर आए। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है और कैसे अब इस फंड का इस्तेमाल करेगी सरकार? उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड के तमाम जो पहाड़ी क्षेत्र हैं बहुत ज्यादा आपदा से नुकसान होता है, और ऐसे में सरकार को भी चाहिए कि वहां पर किस तरह से व्यवस्थाएं दोबारा संचालित हो सकें, किस तरह से लोगों को सुविधाएं वापस दी जा सकें, चाहे रोड का हो, चाहे लोगों की जो भूमियां हैं उससे नुकसान हुआ हो, कृषि भूमि का नुकसान हुआ है, लोगों के घरों का नुकसान हुआ है। आपने देखा कि अभी इस वर्ष की अगर बात करें तो इस वर्ष सबसे ज्यादा टिहरी, पौड़ी और चमोली सहित कई ऐसे इलाके हैं जहां पर नुकसान हुआ है। हल्द्वानी में नुकसान हुआ है, इसके अलावा चंपावत में नुकसान हुआ है। तो इन सभी जगहों को किस तरह से उनकी भरपाई की जा सके, इसको लेकर के लगातार सरकार भी काम करती रही है। सरकार की तरफ से जो प्रपोजल है वो बनाया जाता है, और ऐसे में अगर हम बात करें तो सरकार की तरफ से 139 करोड़ रुपए का जो धनराशि है, आपदा का जो बजट है वो राज्य सरकार को दिया गया है। और राज्य सरकार अब इन तमाम क्षेत्रों में दोबारा से पुनः स्थापन के लिए काम करेगी, क्योंकि एक बड़ी राशि यहाँ पर सरकार को मिली है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी केंद्र सरकार का धन्यवाद किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया है कि जिस तरह से एक रकम यहाँ पर दी गई है, आपदा मद यहाँ पर दिया गया है, उसे कहीं न कहीं दोबारा से चीजें स्थापित करने में, दोबारा चीजें व्यवस्थित करने में एक कहीं बड़ी मदद मिलेगी। चलिए हरीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से सांसद अनिल बलूनी ने मुलाकात की। कोटद्वार रामनगर स्टेशन पर भी बात हुई, तो स्टेशन आधुनिक बनाने पर रेल मंत्री से बातचीत की गई। कोटद्वार रामनगर से ट्रेन चलाने की भी मांग की गई, तो रेल मंत्री ने कार्रवाई का भरोसा यहां पर दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो कोटद्वार रामनगर स्टेशन पर दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। स्टेशन आधुनिक बनाने पर रेल मंत्री से बातचीत की गई। तो
कोटद्वार रामनगर से ट्रेन चलाने की भी मांग यहां पर की गई है। रेल मंत्री ने जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वैष्णव से सांसद अनिल बलूनी ने मुलाकात की। कोटद्वार रामनगर स्टेशन पर दोनों नेताओं के बीच में बातचीत हुई। तो अगली बड़ी खबर देहरादून से, जहां निकाय चुनाव में तय की गई प्रत्याशियों के खर्च की सीमा। तो उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने लिस्ट जारी की है और निकाय चुनाव में 30 लाख तक खर्च, मेयर का अध्यक्ष 8 लाख तक खर्च कर सकेंगे, नगर पंचायत अध्यक्ष 3 लाख तक खर्च कर सकेंगे। तो जमानत राशि, नामांकन पत्र मूल्य में कोई बदलाव नहीं किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। निकाय चुनाव में 30 लाख तक मेयर खर्च कर सकेंगे, पालिका अध्यक्ष 8 लाख तक का खर्च कर सकेंगे। वहीं बात की जाए नगर पंचायत अध्यक्ष की, तो 3 लाख तक खर्च की अनुमति नगर पंचायत अध्यक्ष को होगी। वहीं जमानत राशि और नामांकन पत्र मूल्य में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो निकाय चुनाव में प्रत्याशियों के खर्च की सीमा को तय किया गया है। उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने ये लिस्ट जारी की है। उधर उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के आश्रितों को न्याय मिला। तो राज्य आंदोलनकारियों के आश्रितों के प्रमाण पत्र बनेंगे। 11,000 से ज्यादा किए गए हैं और आंदोलनकारियों के प्रमाण पत्र बनाए जाएंगे। तो आश्रितों को 10% क्षैतिज आरक्षण का लाभ भी मिलेगा। प्रशासन ने ये आदेश जारी कर दिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के आश्रितों को न्याय मिलता हुआ दिखाई दिया है। यहाँ राज्य आंदोलनकारियों के आश्रितों के प्रमाण पत्र बनेंगे। 11,000 से ज्यादा आंदोलनकारियों को चिन्हित किया गया है जिनके प्रमाण पत्र बनाए जाएंगे। तो आश्रितों को 10% क्षैतिज आरक्षण का लाभ भी मिलेगा। उधर हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में आयोजित 5 दिवसीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता समाप्त हो गई। इस प्रतियोगिता में नॉर्थ जोन के 9 राज्यों से कुल 90 टीमों ने भाग लिया। फाइनल मैच में अमृतसर की गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी की टीम ने पहला स्थान हासिल किया, जबकि कुरुक्षेत्र यूनियन प्राप्त किया। वहीं गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी की टीम चौथे स्थान पर रही। प्रतियोगिता के विजेता और उपविजेता चारों टीमें राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करेंगी। इस मौके पर हरिद्वार के जिला मजिस्ट्रेट कमेंद्र सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में प्रतियोगिता में भाग लिया। उन्होंने सभी विजयी टीमों को बधाई दी और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें भविष्य में और अधिक सफलता की शुभकामनाएं भी दी। नॉर्थ जोन के विश्वविद्यालयों का वॉलीबॉल प्रतियोगिता आज यहाँ पर गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के प्रांगण में संपन्न हो रही है और इसमें 90 विश्वविद्यालयों से आए हुए हैं यहाँ पे खिलाड़ी। जनपद हरिद्वार में उत्तराखंड में होते रहना चाहिए, इससे बच्चों के अंदर उत्साह आता है और लोग इस बात के लिए प्रेरित होते हैं कि अधिक से अधिक लोग खेलों में भाग लें। और युवाओं के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है अपने आप को प्रूफ करने का, अपने आप को दिखाने का, अपनी क्षमता को विकसित करने का। तो ऐसे उधर महामंडलेश्वर पायलट बाबा के ब्रह्मलीन होने के बाद उनके शिष्य ब्रह्मानंद गिरी ने पायलट बाबा आश्रम के संतों पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने आरोप लगाया कि पायलट बाबा के इलाज में लापरवाही बरती गई और उपचार के नाम पर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी की गई। इसके साथ ही आश्रम की संपत्ति को नुकसान पहुंचाकर खुर्द-बुर्द करने के भी आरोप लगाए गए। शिष्य द्वारा प्रार्थना पत्र दिए जाने के बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने मामले को गंभीरता से लेते हुए SIT का गठन किया है। SIT आरोपों की जांच कर रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। आवेदक ब्रह्मानंद गिरी महाराज की ओर से एक प्रार्थना पत्र मुझे दिया गया था, जिसमें पायलट बाबा आश्रम में हुई अनियमितताओं के संबंध में एवं पायलट बाबा जी की मृत्यु के संबंध में बरती गई लापरवाही के संबंध में उनके द्वारा एक जांच करने और इसमें अभियोग पंजीकृत करने की मुझे एक प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसकी क्योंकि मामला बड़ी गंभीर प्रवृत्ति का है और साथ में काफ़ी बड़े पायलट बाबा जी के
से जुड़ा हुआ व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ मामला भी है, इसलिए संपूर्ण घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए एसपी सिटी की अध्यक्षता में एक एसआईटी मेरे द्वारा गठित की गई है, जो इनके द्वारा लगाए गए समस्त आरोपों की जांच भी करेंगे और उसमें अगर इस प्रकार की कोई अनियमितता बरती गई है तो उसको प्रकाश में भी लाएंगे। उसमें जो भी चीज़ आगे इस जांच के उपरांत निकलेगा उसी के अनुसार। तो कानपुर से बीजेपी के पूर्व विधायक प्रणव सिंह आज खनन माफियाओं के ओवरलोड डंपर को लेकर काफी आक्रामक दिखाई दिए। हाल ही में गाली गलौज और धमकी भरा एक ऑडियो वायरल होने के बाद अपने आवास पर प्रेस वार्ता के दौरान प्रणव ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द ही अवैध खनन और ओवरलोडिंग डंपर बंद न हुए तो वो अपने समर्थकों के साथ आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। प्रणव सिंह ने बड़ी बेबाकी के साथ कहा कि उनके क्षेत्र में काफ़ी समय से अवैध खनन के बड़े बड़े डंपर अवैध खनन हैं, जिन पर पुलिस प्रशासन का कोई कंट्रोल नहीं है, किसी तरह की कोई लगाम नहीं है। आए दिन हादसा होना आम बात हो चुकी है। खनन माफियाओं के डंपर द्वारा उनके वाहनों को भी क्षति पहुंचाने की कोशिश की गई, जिसमें उनका वाहन बाल बाल बचा। इसी को लेकर उन्होंने वाहन स्वामी को चेतावनी भी दी। प्रणव ने बड़ी बेबाकी के साथ कहा कि वो अपने क्षेत्र में जिम्मेदार व्यक्ति हैं, 4 बार के विधायक रह चुके हैं। उन्होंने अपना में किसान की मौत के मामले में प्रदेश के डीजीपी से लेकर प्रमुख सचिव तक को अवगत कराया है। छवि की तो चिंता कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने कभी नहीं की, चाहे विधायक थे नहीं थे, लेकिन चिंता मुझे अपनी जनता की है। हमारे क्षेत्र में अनाधिकृत रूप से ये खनन की काली कमाई के जो बड़े बड़े वाहन चल रहे हैं, डंपर हो, ट्रेलर्स हो, ट्रॉले हों, और बेइंतहा स्पीड पे चलते हैं, बेखौफ होकर के गुंडागर्दी कर रखी है। हद हो गई। पहले तो मेरी गाड़ी को साइड मारी, उस दिन तो 2 ही थप्पड़ लगा के छोड़ दिया उसको, ड्राइवर को। मैंने कहा आगे के लिए सही रहेंगे। उसके 3 दिन बाद डंपर भरा हुआ पूरा 300 क्विंटल का, और हमारी स्कॉर्पियो में टक्कर मारता। उसमें दोनों पुलिस के गनर मेरे पर्सनल सिक्योरिटी के 2 लोग, और क्षेत्र के थे 2 लोग और एक ड्राइवर। वो सब बेचारे मर जाते, गाड़ी पलट जाती। हम रुके। एक डंपर सोलानी वाले ढलान पे ऊपर चढ़ रहा था, दूसरा सामने से बैक हो रहा था। मैंने उसे उतारा। मैंने कहा भाई क्या तरीका है, गाड़ी में हॉर्न भी बजते हैं, तेज़ हॉर्न लगा रखे हैं, 6-6 हॉर्न लगे हैं गाड़ी में। आम आदमी को तो तुम रौंद दोगे, मार दोगे, जब हमारी गाड़ियों को रोक रहे। 2-2, 3-3 गाड़ी चलती है मेरे साथ। हंसने लगा वो, अरे क्या हो गया क्या होगा। मुझे गुस्सा आया। मैंने कहा अच्छा अपने मालिक से बात करा। उधर संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने रोशनाबाद स्थित कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर धरना देकर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। किसानों ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में किसानों ने गन्ने का मूल्य 500 प्रति कुंटल करने, पुलिस द्वारा काटे जा रहे भारी भरकम चालानों को रोकने और 100 रुपये के चालान तय करने की मांग की। साथ ही प्रधानमंत्री की घोषणा के अनुसार किसानों का कर्ज माफ करने, मिल से गन्ने का भुगतान तुरंत दिलाने और किसानों के लिए बिजली मुफ्त करने की भी मांग की गई। ज्ञापन सौंपते समय भारतीय किसान यूनियन के प्रतिनिधियों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगें जल्द पूरी नहीं की गई तो बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। आज हमारा जो संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर ये धरना प्रदर्शन करा गया, और अपनी जो प्रदेश की और जिले की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को लेकर माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार के नाम एक ज्ञापन भिजवाया। सरकार अच्छा काम करो, किसान और मजदूरों के हित में कार्य करो। अभी गन्ने का सीजन चला हुआ और गन्ने का सीजन लगभग 15 दिन हो गए चले हुए, लेकिन आज तक उत्तराखंड सरकार ने गन्ने का भाव नहीं घोषित किया। हमारा उत्तराखंड सरकार से मांग यह है कि वो कम से कम महंगाई को देखते हुए 500 रुपये गन्ने का भाव घोषित करो और जनता के हित में अच्छे अच्छे कानून बनाओ। जिस तरीके से 10,000 के 20,000 के चालान काट कर जनता को लूटा जा रहा है, 10,000 के 20,000 के आम जनता चालान कहाँ से दे देगी। हम मात्र 100 रुपये का चालान देने में सक्षम हो। तो इसी तरीके के जो ये कानून उत्तराखंड सरकार ने बनाए, हम इनका पूर्ण रूप से विरोध करते हैं और ये सरकार से संविधान दिवस के उपलक्ष्य में ये सरकार से मांग करते हैं कि वो किसान मजदूर जनता के हित में अच्छे अच्छे कार्य। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।